नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मुग़ल साम्राज्य का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि अकबर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, जो अकबर का टॉपिक है वो 2 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें हम अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था। हुमायूं जो था उसे 1540 में दिल्ली से निष्कासित कर दिया था शेर शाह सूरी ने, और दिल्ली में सूर वंश की स्थापना उसने कर दी थी। अब हुमायूं निष्कासित जीवन जी रहा था और कहाँ पर था? मैंने आपको बताया था कि वो अपने भाई के जो गुरु था मीर सिंह के वहां पर वो रहा करता था। हुमायूं मीर सिंह की बेटी से उसने विवाह कर लिया, हमीदा बानो से, और वो राणा वीरसाल के महल में रहा करता था। यहाँ पर जो हुमायूं था वो राणा वीरसाल के महल में रहा करता था और यहीं पर अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। बाद में अकबर जो था वो हुमायूं के साथ चलता रहता था, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी हुमायूं जाता था वहाँ पर अकबर रहता था। यानी कि अकबर जो था उसने 9 साल तक ये गोपनीय तरीके से रीवा में रहा था। भारत में ही 9 साल तक ये रहा। उसके बाद ये अफ़गानिस्तान चला गया। हुमायूं अकबर को अफ़गानिस्तान ले गए, कंधार में अपने नाना के वहाँ पर रहा करता था। फिर कुछ समय तक ये काबुल में रहा। इसलिए अकबर जो था वो अनपढ़ रहा। उसकी जो बाप था यानी कि हुमायूं था वो कई जगह पर गया और अपने साथ अकबर को भी ले जाता था, इसलिए इसका कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ और अकबर जो था वो अनपढ़ ही रह गया। बाद में क्या हुआ कि हुमायूं जो था उसने 1555 में, यानी कि लगभग 15 साल बाद, दिल्ली पर हमला कर दिया और सूर वंश का जो वंश था वहां पर चल रहा था, उसमें सिकंदर सूरी जो था राजा था, उसे हराकर दिल्ली पर फिर से अपना साम्राज्य हथिया लिया और 15 साल बाद हुमायूं ने भारत की सत्ता हथिया ली। तो ये लगभग 15 साल तक यहाँ से बाहर रहा। तो कई बार पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने 2 समय काल में शासन किया था? तो हुमायूं था, इसे 1540 में निष्कासित कर दिया। फिर से ये 15 साल बाद आया 1555 में, और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसने 2 टाइम पीरियड में शासन किया, तो इससे कई बार पूछा जाता है। तो 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अकबर जो था वो राजा बनेगा। पर उस समय अकबर की जो आयु थी वो 14 साल थी। 13-14 साल का जो लड़का था उसे राजा बना दिया गया। पर इसमें क्या था कि इसमें जो बैरम खां था, हुमायूं के साथ बैरम खां हुआ करता था। इसने क्या किया कि अकबर का संरक्षण, यानी कि उसका जो संरक्षण करेगा वो बैरम खां करेगा। तो इसमें क्या था कि बैरम खां ने अकबर को राजनीतिक संरक्षण दिया और अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था, यानी कि इसे राजा बनाया था, तो इसने दिल्ली में इसका राज्य अभिषेक नहीं किया था। इसका राज्य अभिषेक किया था पंजाब में कालानौर नामक स्थान है, कालानौर का किला है, वहां पर अकबर का राज्य अभिषेक किया। और दिल्ली पर बैरम खां राज कर रहा था, यानी कि राजा तो अकबर था पर संरक्षक तो था वो बैरम खां को बना दिया गया था। तो बैरम खां जो था वो दिल्ली पर शासन कर रहा था। तो इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 1556 में हुआ था। और कहा जाता है कि लगभग 3 महीने तक तो अकबर को भी पता नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, यानी कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। इसे छुपा कर रखा था, यानी कि इसे नहीं बताया था कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। और अकबर जो था उस समय पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर वहां पर रहा करता था, और दिल्ली में कौन था? बैरम खां यहाँ पर रहा करता था। अब देखिए, अकबर जो था उसका राजनीतिक संरक्षण बैरम खां कर रहा था और उसका जो सामाजिक संरक्षण कर रही थी वो महामंगा कर रही थी। महामंगा इसकी सामाजिक संरक्षण कर रही थी और राजनीतिक संरक्षण कौन कर रहा था? बैरम खां।
अब इसमें महामंगा जो थी उसने चाल खेली। इसने क्या किया कि अकबर को दासियों के साथ ये रखा करती थी, यानी कि अकबर को महिलाओं के साथ रखा करती थी, जो दासियां होती थी उनके साथ इसे बिठाया करती थी। तो इसकी ये चाल थी ताकि ये राजपाट से अलग रहे। और बैरम खां जो था वो राजनीतिक संरक्षण कर रहा था अकबर का, और ये चाहता था कि मैं ही राजा बनूं और मैं यहाँ पर राज कर लूं। तो ये दो जो लोग थे ये अकबर के जीवन में सबसे बड़ा रोल इन्होंने अदा किया। बाद में इस समय दिल्ली में एक हेमू नामक राजा था, हिंदू राजा थे हेमू। उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना को हरा दिया। यहाँ पर दिल्ली पर हेमू ने अधिकार कर लिया। उस समय बैरम खां के संरक्षण में, यानी कि बैरम खां ने इसके ऊपर हमला किया और हेमू को यहाँ से भगा दिया, हेमू को यहाँ से हरा दिया। तो ये जो इनके बीच में युद्ध हुआ इसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है, जो 15 नवंबर 1556 में हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। अब देखिए राजा तो अकबर है, अकबर का नाम आएगा, पर ये लड़ाई जो की थी वो बैरम खां ने की थी। बैरम खां ने हेमू को हराया था, पर नाम तो राजा का ही आता है, यानी कि सेना लड़ती है तो नाम तो सेनापति का आता है। तो हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। तो इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए, अब अकबर जो था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लगभग 1560 में 1560-61 में इसने क्या किया अकबर ने कि बैरम खां को बुला लिया। यानी कि अकबर पंजाब में रहा करता था और बैरम खां दिल्ली में रहा करता था। तो ये डर रहा था अकबर कहने में कि अब मैं ही यहाँ पर राज करूँगा, पर बैरम खां जो था वो काफ़ी समय से इसके साथ था और इससे बड़ा भी था। तो क्या हुआ कि अकबर जो था वो इससे कहने को डर रहा था कि अब आप हट जाइए, मैं यहाँ पर शासन करूँगा। तो अकबर ने क्या किया कि बैरम खां की न्योता दिया कि आप पंजाब आइए, चाचा आप पंजाब आइए। तो ये बैरम खां जो था वो पंजाब की तरफ निकला। तो ये अकबर जो था वो दिल्ली पर जाकर राजगद्दी में बैठ गया और यहाँ पर उसने घोषणा कर दी कि मैं आज से यहाँ का राजा हूँ। अब दिल्ली की जनता को तो पता था कि हुमायूं का बेटा जो है वो अकबर है, वो राजा है। तो दिल्ली की जनता तो मानती थी कि राजा अकबर ही है, पर यहाँ पर जो था वो बैरम खां राज कर रहा था। तो बैरम खां को इसने यहाँ से हटा दिया और खुद यहाँ पर राजा बन गया, क्योंकि उसे पता लग गया था अकबर को कि बैरम खां जो है वो राजा बनने की तैयारी में है, राजा बनना चाहता है। इसीलिए अकबर ने इसके साथ चाल खेली और खुद यहाँ पर दिल्ली पर आकर यहाँ पर राजा बन गया। अब देखिए, बैरम खां को इसने दो ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन दिया कि या तो तुम मेरे साथ मेरे अधीन रहो, यानी कि तुम मेरे से नीचे रहो, अब मैं राज करूंगा, तुम मेरे से नीचे रहोगे। दूसरा ऑप्शन अकबर ने बैरम खां को दिया कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, हज की यात्रा में चले जाओ। तो बैरम खां ने क्या किया कि हज की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उस समय हज की यात्रा काफ़ी समय लगता था, सऊदी अरब में जाना होता था। तो ये सामान पैक करने लगा और अब चलना था, काफ़ी लंबा सफ़र इसे तय करना था। तो बीच में क्या हुआ, बैरम खां को 1561 में पाटन स्थान में एक अफगान सरदार था मुबारक खां, ये हेमू का दोस्त था मुबारक खां। इसने क्या किया कि बैरम खां की हत्या कर दी और बैरम खां को 1561 में इन्होंने मार दिया। अब देखिए, बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम, बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम। इसके साथ अकबर ने शादी कर ली और सलीमा बेगम का बेटा था अब्दुल रहीम, जिसे बाद में अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। अब अब्दुल रहीम जो था वो अकबर के बराबर था। अब देखिए, जो बैरम खां की बीवी थी सलीमा बेगम, ये इससे कई ज़्यादा गुना बड़ी थी, यानी कि अकबर से कई गुना एज में बड़ी थी। तो इसने इसके साथ शादी कर ली और इसका बेटा जो था, अब सलीमा बेगम ने कहा होगा कि इस बेटे का क्या करना है, तो अकबर ने कहा कि ये अपना ही बेटा हो गया। तो ये इसका बेटा जो था अब्दुल रहीम, जिसे बाद में खान खाना की उपाधि दी थी, तो इसके साथ अकबर ने सलीमा बेगम के साथ शादी कर ली। और अब्दुल रहीम जो था वो बाद में जो अकबर का बेटा था सलीम, उसका भी गुरु बना था।
तो ये था, बैरम खां यहाँ से हट गया। बाद में महामंगा रही, क्योंकि महामंगा की चाल अकबर को समझ आ गई थी कि महामंगा जो है वो मुझे राज सिंहासन से दूर करना चाहती है। तो इसने क्या किया कि महामंगा को भी हटा दिया। लगभग 1562 में इसको हटा दिया था महामंगा को भी। जब तक महामंगा का शासनकाल चल रहा था 1560 से 1562 तक, इस समय काल को पेटीकोट शासन कहा गया। यानी कि इस समय जो था वो महामंगा का प्रभुत्व ज़्यादा था, तो इस समय काल को पेटीकोट शासन कहा गया, जब महामंगा का प्रभाव अकबर पर ज़्यादा था। इसने महामंगा को भी साइड कर दिया और यहाँ पर पर्दा प्रथा हुआ करती थी, पर्दा करती थी महिलाएं, उसको भी अकबर ने हटा दिया। तो ये थी इसका जो सामाजिक संरक्षण और राजनीतिक संरक्षण जिसने किया था, इन दोनों को अकबर ने हटा दिया। अब अकबर ने संप्रभुता से अपना शासन करना शुरू कर दिया। अब अकबर ही डिसीजन लिया करेगा, क्योंकि ये गुलाम ही समझो, महामंगा और बैरम खां के गुलाम ही था अकबर। अब इन दोनों को इसने हटा दिया और खुद अब डिसीजन ये लेगा। जब अकबर के हाथ में शक्ति आ गई, पावर आ गई डिसीजन लेने की, तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार का निर्णय लिया। अब मैं साम्राज्य विस्तार करूंगा और आसपास के क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिलाऊंगा, क्योंकि राजा तो यही करते थे ना कि आसपास के क्षेत्रों पर हमला करते थे और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो इसने क्या किया कि इसका जो पहला अभियान था वो आमेर के राजा भारमल के विरुद्ध था। जो सुसोदिया वंश का राजा था, राजा भारमल, इसके विरुद्ध इसने अभियान किया 1562 में। पर ये जो भारमल था, इसने संधि कर ली अकबर के साथ और अकबर ने इसकी बेटी से विवाह कर लिया। इसकी बेटी का नाम था हरकाबाई। अब देखिए, ये जो हरकाबाई थी, जब इसका मुस्लिम धर्म में नामांतरण हुआ, इसका नाम चेंज हुआ, तो ये नाम बना मरियम उज जवानी। यानी कि मुस्लिम में इसका नाम जब परिवर्तन किया गया, मरियम उज जवानी हो गया मुस्लिम में। और अकबर जो था इसे प्यार से जोधा बेगम कहा करता था। तो ये जोधा बेगम जो थी वो हरकाबाई ही थी। ये तीनों नाम इसके थे, हरकाबाई भी, मरियम उज जवानी और जोधा बेगम। अकबर इसे प्यार से कहा करता था। ये हिंदू थी, हरकाबाई जो थी, जोधा बेगम, ये हिंदू थी। अब देखिए, हिंदू से इसका विवाह हो गया हरकाबाई से। अब ये जो थी जोधा बेगम, हरकाबाई, ये अकबर को महाभारत की कहानियां सुनाती थी, रामायण सुनाती थी, क्योंकि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तकें हैं ये। तो इसके बारे में ये बताती थी अकबर को कि यहाँ पर हिंदू धर्म में ये सब होता था। और अकबर जो था वो ज्ञान लेने में रुचि रखता था। हालांकि ये पढ़ा लिखा नहीं था, पर ये ज्ञान लेने में बहुत रुचि रखता था। कहा जाता है कि अकबर जब सोता था, जब सोने के लिए जाता था, तो इसके पास में एक विद्वान रहा करता था जो इसे कहानियां सुनाता था, तब अकबर सोता था। तो इसे जो था वो ज्ञान लेने में बहुत रुचि थी। ये अपने आसपास विद्वानों को रखता था, सुन सुनकर इसने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। अब जो था जोधा बेगम जो थी वो इसे रामायण की कहानियां सुनाती थी, महाभारत की कहानियां सुनाती थी। अब अकबर को बहुत इंटरेस्ट हुआ महाभारत पढ़ने में। इसे फारसी काफ़ी मुश्किल से सिखाई थी। यानी कि जो जोधा बेगम थी, इसने अकबर को साइन करने भी सिखाया होगा। और फारसी जो थी वो अकबर ने बहुत ही जद्दोजहद से सीखी थी। तो इसने क्या किया कि महाभारत का ही अनुवाद करवा दिया फारसी में। और उस महाभारत का जब अनुवाद इसने करवाया फारसी में, तो उसे रजबनामा दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने महाभारत का जब अनुवाद करवाया फारसी में, तो वो किस नाम से करवाया? तो रजबनामा नाम से इसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, बाद में जो भरमल था, जो जोधा बेगम का जो इसका पिता था भारमल, इसने क्या किया कि अपने एक पुत्र और अपने पोते को भी अकबर के महल में भेज दिया कि तुम दोनों जाओ और अकबर की सेवा करो। तो इसका जो पुत्र था उसका नाम था भगवान दास और पोता जो था वो था मानसिंह। अब ये जो मानसिंह था ये इसका सेनापति भी रहा अकबर का। तो भारमल ने अपने पुत्र और पोते को
अकबर के महल में भेज दिया इसकी सेवा करने को। तो इसे भी आप याद रखिए। अब जोधा बेगम से इसकी शादी हो गई थी। तो जोधा बेगम इसे कहती थी कि हिंदू पे बहुत सारे टैक्स लगते हैं। तो अकबर ने क्या किया कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया 1563 में, और बाद में 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर जो था वो हिंदू पर लगता था और जकात जो था वो मुसलमानों पर लगता था। तो इसने जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और 1564 में जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया। तो इसे याद रखिए, ये डेटें पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा इसने अभियान किया रीवा के नरेश पर। अब देखिए अकबर जो था वो 9 साल तक यहाँ पर रहा था, रामचंद्र के वहां पर रहा था 9 साल तक गोपनीय तरीके से। तो इसने क्या किया कि रीवा के नरेश जो रामचंद्र था उसके साथ संधि कर ली, इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। संधि कर ली कि रामचंद्र ने बोला कि यार तू तो मेरा दोस्त है, तू क्यों मेरे को मारेगा, तो मैं हार मान जाता हूँ। तो इसने क्या किया कि रामचंद्र ने क्या किया कि अपने वहां से, अपने राजमहल से तानसेन को अकबर के वहां भेज दिया। तो देखिए तानसेन जो था अब वो अकबर के महल में अपनी सेवा दिया करता था। अब देखिए तानसेन का जो नाम था वो था रामतनु पांडुरंग। अब ये बहुत ही बड़ा नाम था, रामतनु पांडुरंग। तो अकबर कैसे कहेगा रामतनु पांडुरंग रामतनु पांडुरंग। तो इसने क्या किया कि अकबर ने ही इसे नाम दिया था तानसेन का, और अकबर ने इसे एक उपाधि भी दी थी कंठाभरण वाणी विलास। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तीसरा जो इसने अभियान किया वो किया गोंडवाना विजय। जो गोंडवाना पर इसने अभियान किया 1564 में। तो यहाँ पर रानी दुर्गावती हुआ करती थी। इसे पहले कहा गया कि तुम हार स्वीकार कर लो, तुम हार मान लो, पर रानी दुर्गावती ने हार नहीं मानी। तो अकबर ने क्या किया कि आसम खां एक सेनापति था अकबर का। तो इसके नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजी और रानी दुर्गावती पर इन्होंने हमला कर दिया, और रानी दुर्गावती को भी इसने हरा दिया और गोंडवाना क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब देखिए ये जो आसम खां था ना, इसकी एक बात बताता हूँ कि इसने अपने पूरे परिवार को मुगल साम्राज्य में घुसा दिया था। यानी कि आसम खां की एक बहन थी नूरजहां। नूरजहां की जो शादी हुई थी वो जहांगीर से हुई थी, और आसिफ खां की एक बेटी थी मुमताज। इसकी शादी शाहजहां से इसने करवाई थी। तो अपने पूरे परिवार को इसने मुगल साम्राज्य में घुसा दिया था। बाद में हम पढ़ेंगे आसम खां के बारे में, अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो आसिफ खां ने अपने पूरे परिवार को मुगल साम्राज्य में ले आया था। तो 1564 में गोंडवाना विजय भी इसने कर ली, रानी दुर्गावती को इसने हरा दिया। अब इसने मालवा पर आक्रमण किया और बाज बहादुर पर इसने हमला कर दिया। वहां का राजा था बाज बहादुर। देखिए ये जो बाज बहादुर था ये संगीतकार था, बहुत ही अच्छा संगीतकार था। इसके ऊपर इसने हमला किया और बाज बहादुर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। पर जो अकबर ने हमला किया था वो साम्राज्य विस्तार करने के लिए नहीं किया था। आपको पता है इसकी पत्नी थी रूपमती। रूपमती पर अकबर की नज़र थी, पर राजा जो था बाज बहादुर इसने हार स्वीकार कर ली, और बाद में रूपमती ने आत्महत्या कर ली थी कि कैसा मेरा पति है, इसने तो हार स्वीकार कर ली और रूपमती ने आत्महत्या कर ली। तो अकबर को रूपमती नहीं मिली, और ये बाज बहादुर जो था वो अकबर के दरबार में जाकर यहाँ पर तंबूरा बजाता था। तो ये संगीतकार था और इसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। तो मालवा विजय भी इसने कर ली, जो बाज बहादुर को इसने हरा दिया था। अब देखिए अकबर के सामने 2 चुनौतियां थी। एक थी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, ये सबसे बड़ी चुनौती थी अकबर के समक्ष, और दूसरी थी सिकंदर सूरी। अब देखिए सिकंदर सूरी को इसने जब हराया था हुमायूं ने, तो ये सिकंदर सूरी जो था वो हारा नहीं था और अकबर के ऊपर जो आक्रमण करता रहता था। तो ये 2 जो थे ये सबसे बड़ी चुनौती थी अकबर के सामने। तो इसने क्या किया कि इनसे बचने के लिए अपनी राजधानी को इसने स्थानांतरित कर दिया।
सबसे पहले इसने आगरा में अपनी राजधानी स्थानांतरित की, पर बाद में लगभग 2 साल तक अपनी राजधानी को इसने चलायमान रखा, यानी कि जहां जहां पर अकबर जाता था वहां वहां पर इसकी राजधानी बन जाती थी। पर बाद में इसने 1571 में फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बना दी, स्थायी राजधानी इसे घोषित कर दी फतेहपुर सिकरी को। 1572 में गुजरात पर आक्रमण इसने किया। ये अकबर का पहला आक्रमण था, पहला अभियान था जिसमें अकबर भी गया था, यानी कि युद्ध लड़ने के लिए अकबर गुजरात गया था। इससे पहले अपने सेनापतियों को भेजता था आक्रमण करने के लिए, पर गुजरात में ही गया 1572 में। तो गुजरात विजय करने के उपलक्ष्य पर इसने सबसे पहले समुद्र को देखा, तो ये बहुत खुश हुआ, क्योंकि देखिए ये रेगिस्तान इलाके में रहा करता था, जो कंधार वाला क्षेत्र वहां पर रहा, फिर ये दिल्ली में आ गया, आगरा चला गया, तो इसने कभी समुद्र नहीं देखा था। तो ये समुद्र को देखकर बहुत खुश हुआ और इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण अपनी किस विजय पर करवाया था। तो इसने गुजरात विजय जब की थी तो उसके उपलक्ष्य पर इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अकबर का पहला खुद का अभियान कौन था जब इसने समुद्र को देखा था। तो गुजरात अभियान था जब इसने समुद्र के दर्शन किए थे 1572 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सिकरी में है, उत्तर प्रदेश में, और ये बुलंद दरवाजा है, ऐसा दिखाई देता है, जो लाल पत्थर से बना हुआ है। तो इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। देखिए जो अकबर था इसने फतेहपुर सिकरी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, अपने महल के अंदर ही करवाया था, जिसे इबादत खाना इसका नाम रखा। इबादत खाना इस मस्जिद का नाम रखा और इस इबादत खाने में इसने सभी धर्मों के लोगों के लिए आमंत्रित दिया, यानी कि सभी धर्मों के लोग इस इबादत खाने में इकट्ठा होते थे, क्योंकि अकबर जो था वो कट्टर नहीं था, अपने धर्म को लेकर ये कट्टर नहीं था, ये सभी धर्मों की बातों को सुनता था और सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको ये ग्रहण करता था, यानी कि इसे ज्ञान लेने का बहुत शौक था। इसलिए ये इबादत खाने में सभी धर्मों के विद्वानों को इकट्ठा करता था और उनके विचारों को सुनता था। तो इसने क्या किया कि 1579 में एक मजहर की घोषणा कर दी। अब देखिए मजहर क्या था, यानी कि मुस्लिम में जो विचारक थे, यानी कि धर्म के विचारक हुआ करते थे, तो वो आपस में कई बार बहस करते थे और इसका जो नतीजा था वो नहीं निकलता था। तो इसने क्या किया कि 1579 में इसने मजहर की घोषणा कर दी, यानी कि अब जो राजा का फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। तो इसने इसे मजहर कहा कि अब राजा जो बोलेगा, यानी कि अकबर जो फैसला लेगा वो आखिरी फैसला होगा, वही फाइनल डिसीजन होगा। तो इसने मजहर की घोषणा 1579 में कर दी थी। अब देखिए 1570 से 1575 में अकबर के घर में राजकलह रही, यानी कि इसके जो फैमिली मेंबर थे वो आपस में ही लड़ते थे। राज सिंहासन को लेकर कई सारे मुद्दे थे जो इसके घर में ही फैले हुए थे। तो राजकलह थी इसके घर में, इसके साम्राज्य में। तो इसने इस राजकलह को दूर करने के लिए एक व्यक्ति था जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जिसका नाम जैलून आबदीन है। आबदीन जो था उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो इसने एक नीति अपनाई थी अपनी राजकलह को दूर करने के लिए, सुलह एक कुल की नीति। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने अपने घर में राजकलह को दूर करने के लिए किसकी नीति अपनाई थी? तो जैलून आबदीन की नीति अपनाई थी। वो नीति कौन सी थी? सुलह एक कुल की नीति थी। तो इसने सुलह एक कुल की नीति अपनाई अपनी राजकलह को दूर करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इससे पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसने इबादत खाने को खोल दिया था, सभी धर्मों के लोगों के विचार को यहाँ पर रखा जाता था, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते थे और अपने विचार रखते थे। और इसने मजहर की भी घोषणा कर दी थी कि राजा का फैसला ही आखिरी होगा। अब देखिए इसने 1582 में
दीन ए इलाही धर्म चलाया, यानी कि इसने सभी धर्मों की बातें सुनी, अपने नॉलेज इकट्ठा कर दी और इसी की तर्ज में इसने सोचा कि एक धर्म होना चाहिए, तो इसने दीन ए इलाही धर्म को यहाँ पर चला दिया था। और पहला जो हिंदू था उसने ही दीन ए इलाही को अपनाया था, तो वो पहला हिंदू था बीरबल। तो बीरबल में सबसे पहले दीन ए इलाही को अपनाया था जो अकबर ने चलाया था। 1583 में अकबर ने इलाही संबंध को चलाया था, तो इसे भी आप याद रखिए। 1601 में असीरगढ़ पर इसने आक्रमण किया। असीरगढ़ का अभियान जो इसने किया था वो इसका अंतिम अभियान था। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हमने अकबर के बारे में देखा कि अकबर ने क्या क्या नीतियाँ अपनाई थी, अकबर जो था उसने क्या क्या किया, कौन कौन से कर को यहाँ से हटा दिया। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि इसके जो नवरत्न थे, यानी कि जो भी लोग थे, जो 9 लोग इसने रखे थे अपने दरबार में, जो अपने अपने विषय में विद्वान थे, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरे फेसबुक आईडी है और ये मेरी जीमेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो अकबर के बारे में ही होगा। तब तक के लिए जय हिंद।